So, hello everyone and welcome to the part 2 UPSC. We are following our weekly discussion series जहाँ पे पास्ट वीक में हुए हुए जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं रिगार्डिंग द बायलैटरल रिलेशंस ऑफ इंडिया और एनीथिंग सिग्निफिकेंट इन इंटरनेशनल अफेयर्स उसे हम इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट द पास्ट वीक इट वाज क्वाइट अनस्टेबल एंड क्वाइट वोलेटाइल, क्योंकि आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल का स्टार्ट कितने ऑमिनस नोट पे किया था बाय कैप्चरिंग द कंट्रीज प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो. और हमारा आज का जो आर्टिकल है वो भी इसी पे होने वाला है, दैट इज आफ्टर वेनेजुएला स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कांट बी जस्ट वर्ड्स. तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इन द लास्ट वीक, डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे डिसीजंस थे, कुछ ऐसे एक्शंस थे जो काफ़ी क्वेश्चनेबल थे. और उसके बाद अब ये जो लिबरल ऑर्डर में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात होती है, ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बस नाम की ही रह चुकी है. एंड जिस तरीके से हालात अभी ईरान में चल रहे हैं, जहां आपको पता होगा कि ईरान में वहां की लोकल पब्लिक काफ़ी प्रोटेस्ट कर रही है अगेंस्ट इट्स गवर्नमेंट, और डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोल रहे हैं कि वो किसी भी टाइम पे ईरान पे भी हमला कर सकते हैं. और ईरान में अभी रीसेंट एडवाइजरी आई है हमारे इंडियन कमीशन से भी कि वहाँ के जितने भी सिटीजन्स एंड पीआईओ हैं उन्हें वहाँ से तुरंत निकलना होगा. तो जैसे माहौल अभी चल रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स में, द अपकमिंग वीक्स आर गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट. और इन सब का स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो वेनेजुएला से. तो द न्यू ईयर हैज बिगन ऑन एन ऑमिनस नोट. यूएस फोर्सेज अटैक्ड वेनेजुएला एंड कैप्चर्ड द कंट्रीज प्रेसिडेंट निकोला मादुरो. दिस वाज नॉट अ कोवर्ट ऑपरेशन. आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये कोई कोवर्ट ऑपरेशन किसी नॉन स्टेट एक्टर पे नहीं था, जैसे कि तालिबान हो गया, आईएसआईएस, ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं. तो ये कोई कोवर्ट ऑपरेशन उनके अगेंस्ट नहीं था, ना ही ये कोई मल्टीलैटरल एक्शन था जिसे कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूएनएससी या फिर नाटो, ऐसे कोई मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अपनी हामी भरी हो. दिस वाज जस्ट अ सिंगल एक्ट बाय अ सिंगल नेशन. That such an act could be defended by Washington even as it drew sharp criticism inside the UN Security Council. It speaks volumes about the erosion of norms that once governed the international conduct of the nations. तो अब ऐसे एक्ट करने के बाद भी जिस तरीके से यूएसए इस चीज़ को डिफेंड कर रहा है, भले ही उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्रिटिसिज्म मिल रहा है, बट सिंस ऐसे एक्ट करने के बाद भी जो वो डिफेंड कर रहा है, तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से एक टाइम पे जितने भी इंटरनेशनल नॉर्म्स हुआ करते थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे, वो अब बस नाम के ही रह चुके हैं और इनका कंप्लीट इरोजन हो चुका है. और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी क्लेम किया कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें कॉल किया था और वो चाहते थे किसी भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को खुश करके रखा जा सके ताकि वो रशियन ऑयल्स पे हमारे टैरिफ्स ना लगाएं. और ऐसा क्लेम करने के जस्ट एक दिन बाद ये क्या फॉलो करते हैं? तो विथ न्यू टैरिफ्स अगेंस्ट इंडिया फॉर कंटिन्यूइंग टू इंपोर्ट रशियन ऑयल, कि रशियन ऑयल को आप इंपोर्ट करने के लिए कुछ नए टैरिफ्स वापस से इंडिया के ऊपर लगा देते हैं. तो द यूज ऑफ टैरिफ्स एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटिमिडेशन रीइंफोर्सेस अ ब्रॉडर पैटर्न ऑफ कोर्सन. अब जिस तरीके से टैरिफ्स का इस्तेमाल किया जा रहा है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटिमिडेशन, किसी भी देश को धमकाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, ये रीइंफोर्स कर रहा है कि कोर्सन का जो पैटर्न है कितना वाइड हो चुका है अब. कोर्सन मीन्स एक्सप्लॉयटेशन. तो इकोनॉमिक प्रेशर, डिप्लोमेटिक आर्म ट्विस्टिंग एंड ओपन वायलेशन ऑफ सोवरेंटी. अगर यूएसए वेनेजुएला के अंदर घुस के वहां के प्रेसिडेंट को उठा लेती है, तो ये शो कर रहा है ना कि सोवरेंटी नाम की तो कोई चीज ही नहीं रह गई. और इसे जिस तरीके से अब नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि टैरिफ्स लगाना इट इज नॉर्मल, डिप्लोमेटिक आर्म ट्विस्टिंग इट इज नॉर्मल, किसी के भी देश में सोवरेंटी को उसको वायलेट करो, वहां से घुस के उसके प्रेसिडेंट को निकालो, इट इज बीइंग नॉर्मलाइज्ड नाउ. In such a context, the silence or evasion of emerging powers, including India, is worrying. अब ऐसे कॉन्टेक्स्ट में अगर इंडिया और इंडिया जैसे जितने दूसरे पावर हैं वो अगर साइलेंट है, तो ये एक काफ़ी वरीसम न्यूज़ है फॉर ग्लोबल पीस. इट सिग्नल्स द फेलियर ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर टू अपहोल्ड इक्वालिटी अमंग नेशन. ये दिखा रहा है कि ग्लोबल ऑर्डर किस तरीके से अब फेल कर रही है, कि वो नेशंस के अमंग जो इक्वालिटी है उसे अपहोल्ड करके नहीं रख पा रही है. अब अगर बात करें तो जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है ऑफ ग्लोबल अफेयर्स, ग्लोबल रिलेशंस, जो वी ऑल नो कि वो ये एक लिबरल ऑर्डर पे क्रिएटेड है. और ये लिबरल ऑर्डर क्या था? तो लिबरल ऑर्डर बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इंटरनेशनल सिस्टम बना था, इस चीज को इंश्योर कराने के लिए कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो और ग्लोबल वर्ल्ड में पीस बनी रहे.
तो इस कारण से ये लिबरल ऑर्डर क्रिएट किया गया था, जहाँ पे आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस जैसे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे, कुछ नॉर्म्स सेट किए गए थे। So, the post-war international system emerged in the aftermath of the defeat of Nazism. The enormous sacrifices, particularly by the Soviet Red Army, created an opening to build a world order that would prevent regimes such as that of Hitler from re-emerging. ये पूरा का पूरा अपना लिबरल ऑर्डर बना ही सिर्फ इसलिए था कि हिटलर जैसा वापस से कोई ऐसा रिजीम ना आ जाए जहां पे एक ऑथोरिटेटिव डिक्टेटरशिप जैसी रेजिम आए। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये पूरा का पूरा लिबरल ऑर्डर, ये सारे नॉर्म्स बने थे। द यूएन सिस्टम इमर्ज फ्रॉम दिस रिजॉल्व। डिस्पाइट इट्स स्ट्रक्चरल फ्लॉज एंड पावर asymmetries, इट रेस्टेड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ सोवरेन इक्वालिटी। अब आप यूएन को कितना भी क्रिटिसाइज कर लो कि ये पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं है, बट अगर उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो उसकी गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या थी? वो बात करता है सोवरेन इक्वालिटी की, कि हर एक कंट्री की जो टेरिटरी है, जो उसके सोवरेन राइट्स हैं, वो सिक्योर्ड रहे। इट टॉक्स अबाउट नॉन अग्रेशन, कि कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री पे डायरेक्टली अग्रेसिव वॉर्स ना करे, अटैक्स ना करे। एंड द रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, और एक रिस्पेक्ट हो ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि खुद से एक कंट्री, खुद से एक नेशन डिटरमाइन करे कि उसकी सॉवरेन प्रॉपर्टी कहाँ तक है, स्पेशली फॉर पीपल इमर्जिंग फ्रॉम कॉलोनियल रूल। और ये स्पेशली किसके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? वैसे लोगों के लिए, वैसे नेशंस के लिए जो एक टाइम पे कॉलोनियल रूल का पार्ट थे। द सोवियत यूनियन एक्टेड एज अ चेक ऑन एक्सपेंशन बाय द यूएस एंड इट्स एलाइज। अब जब तक से सोवियत यूनियन पावर में थी, तो उस समय जितने भी वेस्टर्न एलाइज थी, यूएस था, यूएसए, इसके पावर पे एक चेक बना के रखता था। उस समय इंडिया लीड कर रहा था द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और वहां पे कौन कौन से कंट्री इन्वॉल्व थे, फाउंडिंग फादर्स कौन कौन थे उसके? इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट एंड यूगोस्लाविया। It asserted the political agency of the formerly colonized world. The combination of ideological competition and the multilateral engagement kept imperial forces in check. तो अब इस समय क्या हो रहा था कि एक तरफ से तो रशिया थी जो कि प्रेशर बना के रखी हुई थी, रशिया के कारण से यूएसए आगे नहीं बढ़ रहा था। साथ ही साथ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उन सारे कंट्रीज के द्वारा जो कि एक टाइम पे कॉलोनियल पावर के अंडर रहे थे। तो यहाँ पे ये हो रहा था कि दोनों तरफ से यूएसए और ऐसे जितने भी इंपेरियल फोर्सेस थे, उनको प्रेशर मिल रहा था। दे वर केप्ट इन चेक। इवन एट मोमेंट्स ऑफ एक्सट्रीम टेंशन, डिप्लोमेसी एंड बैलेंस प्रिवेल्ड। अगर बहुत टेंशन वाला भी सिचुएशन जब हो जाता था, तो वहां पे डिप्लोमेसी से बात बन जाती थी और बैलेंस बन के रहता था। द रूट्स ऑफ द करेंट क्राइसिस लाइस इन द एब्रप्ट एंड ऑफ दैट बैलेंस। और आज जो ये हम लोग क्राइसिस देख रहे हैं, इसका मेन रीजन क्या है? कि जिस तरीके से इस बैलेंस का एंड हो चुका है। क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन अब डिसॉल्व हो गई है एंड इट इज द इमरजेंस ऑफ अ यूनिपोलर वर्ल्ड। और उस यूनिपोलर वर्ल्ड का मेन ड्राइव कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप, दैट इज यूएसए। तो द इमरजेंस ऑफ अ यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर वर हार्नेस टू इम्पोज अ नियोलिबरल इकोनॉमिक ऑर्थोडॉक्सी। और यूएसए ने ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया था, जहाँ पे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनके साथ कॉपरेशन था, इसका मेन मकसद क्या था? कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी यूएसए फॉलो करती है ऑफ न्यू लिबरलिज्म, जहाँ पे बात होती है ओपन मार्केट की, ग्लोबलाइजेशन की, उसको सिक्योर किया जा सके। एक बैलेंस बना रहेगा, अगर डिप्लोमेसी रहेगी तभी जाके ये न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्थोडॉक्सी आ सकती है पूरे के पूरे ग्लोब में, पूरे के वर्ल्ड में। और हमने ये देखा भी कि किस तरीके से स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में, अंडर प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ, several countries were compelled to dismantle public sectors, weaken labor protection, and open their economies to speculative capital. अब इसी रीजन से ये हुआ था कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के आने के बाद बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जिनको मजबूरन कंपेल किया गया था कि वो अपने जितने पब्लिक सेक्टर्स थे उनको डिसमेंटल कर दें, जितने भी लेबर प्रोटेक्शंस थे, जितने भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे काम किया करते थे, उन सबको डिस्ट्रॉय करना है और उनको अपने इकोनॉमीज को ओपन करना है, ताकि वो यूएसए के जो न्यू लिबरल आइडियाज हैं, जो कि बात करता है ओपन मार्केट और ग्लोबलाइजेशन की, उसका वो पार्ट बन के रह सकें। और ऐसा हमने बहुतों ऐसे कंट्रीज के साथ देखा, इंक्लूडिंग अगर इंडिया की भी बात की जाए तो 1991 का जो रिफॉर्म्स आया था, उसका एक मकसद ये भी था। आईएमएफ ने पैसे तभी दिए थे, इस कंडीशन पे दिए थे कि अगर आप अपने इकोनॉमी को ओपन करते हो
तो ये पूरा का पूरा जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर बनाया गया था यूएसए के द्वारा, इसका मेन मकसद क्या था? टू क्रिएट अ नियो लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर ऑल ओवर द ग्लोब। The promise was growth and prosperity, but the reality has been persistent unemployment, widening inequality, chronic debt, and ecological devastation. अब इस न्यू लिबरल जो ऑर्डर था, इसका मेन प्रॉमिस क्या था कि ग्रोथ होगी, प्रोस्पेरिटी होगी, बट जो रियलिटी है इट इज़ कंप्लीटली अपोजिट टू दैट। और रियलिटी में है क्या? तो परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ गई है, क्रॉनिक डेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं बहुत सारे कंट्रीज़ के, और इकोलॉजिकल डिवास्टेशन तो है ही, जहाँ पे हम अपने इन्वायरमेंट को लगातार डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। येट सेवरल मेजर इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंडिया कंटिन्यू टू फॉलो द न्यू लिबरल पाथ। लेकिन फिर भी, और अगर कहा जाए मजबूरन, इंडिया जैसे बहुत सारे ऐसे इकोनॉमी हैं जिन्होंने इसी न्यू लिबरल पाथ को कंटिन्यू किया फॉलो करना। When the development is tied to foreign capital flows and foreign markets, foreign policy autonomy gets compromised. अब जब किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट मेन डिपेंडेंट हो फॉरेन कैपिटल फ्लोज पे, फॉरेन के मार्केट्स पे, फॉरेन की पॉलिसी पे, तो जाहिर सा बात है उसका ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा। और ये हम कैसे देख सकते हैं? अगर हम लोग यूएसए पे बेस्ड हैं, यूएसए के एफडीआई और एफपीआई पे हम लोग डिपेंडेंट हैं, तो जहाँ यूएसए अपने पैसे निकालता है, हमारी कंप्लीट इकोनॉमी उस समय डाउन हो जाती है। शेयर मार्केट में सारे प्राइसेस लो हो जाते हैं। अगर उसी तरीके से सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट में कुछ होता है, तो उसके कारण फ्यूल के प्राइसेस राइज़ कर जाते हैं। फ्यूल के प्राइसेस जब राइज़ करते हैं, तो बाकी सारे कमोडिटीज़ के प्राइस राइज़ करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो भी नया वर्ल्ड ऑर्डर बना है, नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर बना है, ये काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है ऑन कैपिटल फ्लोज, फॉरेन मार्केट्स, फॉरेन पॉलिसी। और अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी इतना ज़्यादा हावी होगी आपके लोकल पॉलिसीज़ में, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी ऑटोनॉमी तो कॉम्प्रोमाइज़ होगी ही। क्यों? क्योंकि आप फिर खुल के डिसीज़न नहीं ले सकते हो। आप यूएसए के अगेंस्ट कोई डिसीज़न नहीं ले सकते हो। आप मिडल ईस्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया इसके अगेंस्ट कोई डिसीज़न नहीं ले सकते हो। और अगर आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, इसका मतलब क्या है? कि आपकी जो ऑटोनॉमी है वो अब कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। साइलेंस इन द फेस ऑफ कोर्सन बिकम्स अ सर्वाइवल टैक्टिक। और इस फेस ऑफ कोर्सन में भी अगर आप चुप हैं, साइलेंट हैं, तो ये दिखा रहा है कि आप बस सर्वाइव करना चाहते हैं। इट इज़ जस्ट अ सर्वाइवल टैक्टिक। This dependency helps explain the muted response of several countries to the US actions in Venezuela। और ये सेम रीजन है कि बहुत सारे कंट्रीज जो कि अच्छे खासे पावर हैं, वो भी चुप हैं अभी ये वेनेजुएला वाले इंसिडेंट के बाद। क्यों? क्योंकि उन्हें भी सरवाइव करना है। वो भी डिपेंडेंट हैं ऑन द यूएस कैपिटल आउटफ्लोज। दिस इज नॉट merely a moral failure, a global order dominated by neoliberal economic produce insecurity and fear and discourage nations from taking independent position। और ये जो फेलियर है सिर्फ और सिर्फ आपके फॉरेन पॉलिसी के लेवल का फेलियर नहीं है। ये फेलियर एक मॉरल फेलियर सिर्फ और सिर्फ नहीं है। ये दिखाता है कि अगर कोई भी ग्लोबल ऑर्डर डोमिनेट होगा किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी, किसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी पे, जैसे कि अभी का करंट ग्लोबल ऑर्डर न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स पॉलिसीज पे डिपेंडेंट था, तो ऐसे में इनसिक्योरिटी और फेयर कॉन्स्टेंटली रहेगी अमंग ऑल द नेशंस। और कोई भी नेशन एक अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं ले सकता है। जिस तरीके से आप देख सकते हो, इंडिया भी अभी कुछ इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं ले पाया है वेनेजुएला के अगेंस्ट। तो द यूएस इंटरवेंशन इज इन मेनी वेज अ रीप्ले ऑफ व्हाट हैपेंड इन इराक, सीरिया एंड अफगानिस्तान। तो यूएस जिस तरीके से अभी इंटरवीन कर रहा है वेनेजुएला में, ये काफ़ी हद तक रीप्ले है जो उसने इराक में भी किया था, सीरिया में भी किया था, अफ़गानिस्तान में भी किया था। The response to such attacks cannot be cosmetic. At the global level, institutions must be restructured to reflect contemporary realities। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग चुप नहीं बैठ सकते हैं। ग्लोबल लेवल पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें रीस्ट्रक्चर होना ही पड़ेगा, ताकि अभी के जो कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ हैं, उसे समझा जा सके और उसे उसमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अभी करंट का जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड्स रियलिटीज। ये अभी भी वही पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर में है, जहां पे जो टॉप के 5 कंट्रीज हैं उनके पास वीटो पावर है, वो उसे यूज कर रहे हैं। बट अगर देखा जाए, तब से लेके अभी तक में रियलिटीज काफी चेंज हो गई हैं। इट्स परमानेंट मेंबरशिप मस्ट बी एक्सपेंडेड। उनके जो परमानेंट मेंबरशिप है, इसे एक्सपेंड करना ही होगा।
to include emerging nations. Meaningful representation from India, Africa and Latin America is an utmost imperative. और अगर उसके अपने परमानेंट मेंबरशिप में एक्सपेंशन नहीं होगा, एक्सपेंशन में सारे जितने भी करंट के पावर्स हैं, इमर्जिंग पावर्स हैं, जैसे कि इंडिया, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज, लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्रीज सच एज ब्राजील, तो फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। डेवलपिंग नेशन से, साउथ साउथ नेशन से उनके बीच कॉपरेशन हो। डेवलपिंग कॉपरेशन इन ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड फाइनेंस कैन प्रोवाइड अल्टरनेटिव्स टू कोर्सिव अरेंजमेंट। अगर साउथ के सारे नेशंस, सारे डेवलपिंग नेशंस अच्छे तरीके से कॉपरेट करें अपने ट्रेड में, अपने टेक्नोलॉजी में, अपने एनर्जी सेक्शन में और अपने फाइनेंस सेक्टर्स में, तो उन्हें ये अल्टरनेटिव मिल जाएगा फ्रॉम द यूएस एंड द वेस्ट, ताकि उनको फिर यूएस और वेस्ट पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े कि उनकी अपनी खुद की ऑटोनॉमी खो जाए, वो कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं, किसी चीज़ को कंडेम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी भी डिपेंडेंट है। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है? साउथ साउथ कॉपरेशन। अ जेन्युइन कमिटमेंट टू अ रूल बेस्ड ऑर्डर रिक्वायर्स कलेक्टिव एक्शन। और अगर आपको रूल बेस्ड ऑर्डर सेट करना है, तो आपको कलेक्टिव एक्शन तो करना ही होगा, ताकि यू कैन डिफेंड द इंटरनेशनल लॉ, नॉट रेटरिक। सिर्फ रेटरिक्स बात करके ये चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। यू हैव टू डिफेंड द इंटरनेशनल लॉ, यू हैव टू टेक सम एक्शंस, some collective actions from the third world nations. So countries such as India need to rethink economic and foreign policy choices. Strategic autonomy cannot coexist with economic subservience. आप कभी भी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं ला सकते हैं अगर आप अभी भी इकोनॉमिकली किसी और पे डिपेंडेंट हैं। अगर आपको खुद की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, तो आपको इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। A nation struggling with unemployment and inequality at home cannot project confidence abroad. अगर कोई नेशन अपने खुद के घर पे अनएम्प्लॉयमेंट झेल रही है, इनइक्वालिटी झेल रही है, तो वो अपने फॉरेन पॉलिसीज में उसे कभी प्रोजेक्ट नहीं कर सकती है। The choice before humanity is stark. Either the world reclaims the principles of sovereignty, self-determination, and collective security, or it submits to a lawless order. अब ह्यूमैनिटी के पास चॉइसेस काफ़ी कम है। या तो वापस से अपने जो सॉवरेंटी के प्रिंसिपल्स हैं उनको रिक्लेम करे, सेल्फ डिटर्मिनेशन के जो प्रिंसिपल है, कलेक्टिव सिक्योरिटी की जो बात होती है, या फिर ये सबमिट कर दे अपने आप को एक लॉलेस ऑर्डर में, जहां पे जिसके पास जितना पावर है, जिसके पास जितना माइट है, वो डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत। यूएसए, चाइना जैसे पावर्स डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत, कि कल को यूएसए ईरान पे अटैक करता है या नहीं, चाइना ताइवान को लेता है या नहीं, रशिया तो यूक्रेन के बहुत हद तक कुछ टेरिटरीज ले भी चुका, क्रीमिया तो ले ही लिया। तो अगर आप ये सोवरेंटी के प्रिंसिपल को रिक्लेम नहीं करते हो, तो ये रियलिस्ट वर्ल्ड, ये रियलिस्ट ऑर्डर पे ही चलेगी सारी की सारी ग्लोबल इंटरनेशनल अफेयर्स। जिसके पास जितना पावर, उसके पास ये डिसाइड करने का मौका कि क्या सही है क्या गलत। So for nations that once led the struggle against colonialism, breaking that silence is not optional, it is a moral responsibility. तो इंडिया जैसी कंट्री जो एक टाइम पे कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट इतना स्ट्रगल किया था, उनके लिए अभी साइलेंट रहना कोई ऑप्शन नहीं बनता है। इट इज़ नाउ अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडिया। So this was all from the article after Venezuela strategic autonomy can't be just words. एंड अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अभी ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ईरान में अभी रिसेंट अपडेट्स आ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द ईरान प्रोटेस्ट। और जब तक से हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, आई एम श्योर देर विल बी मेनी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द पॉलिटिकल रेजिम ऑफ ईरान। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।